टॉप लीडरान, पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अपोजिशन के टॉप रहनुमा जो अल्फाज एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के मामले पर, शायद पाकिस्तानियों ने इससे पहले ये इस तरह की सूरत हाल ना देखी हो। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम? इत्तेहादी किस तरफ हैं और वो कौन से अनासिर हैं जो हुकूमत के खिलाफ पैसे ले रहे हैं? इमरान खान अपनी तकरीर में कह रहे हैं पैसे ले लो, 10 करोड़ 20 करोड़ मिल रहे हैं, ले लो, गरीबों पर खर्च करो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। सियासी इंतशार इतना बढ़ चुका है कि शायद पाकिस्तान में कभी ऐसे लम्हात ना आए हों कि हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के बारे में ऐसे कलमात, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो। वो लीडरान टॉप लीडरान, पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अपोजिशन के टॉप रहनुमा जो अल्फाज एक दूसरे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तहरीक अदम एतमाद के मामले पर, शायद पाकिस्तानियों ने इससे पहले ये इस तरह की सूरत हाल ना देखी हो। एक खौफ का आलम है पाकिस्तान के अंदर कि पता नहीं क्या होगा। अगर कामयाब हो जाती है तहरीक तो क्या होगा, इमरान खान क्या करेंगे, और अगर नाकाम हो जाती है तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान क्या करेंगे। बंदूक की नोक पे कौन कौन है। एक बॉल से 3 को आउट करने की बातें हो रही हैं, ज़बान को लगाम दो। अब ये जो सारा सूरत हाल है ये जमहूरियत का हिस्सा है क्या? ये तमाम सूरत हाल जमहूरियत का हिस्सा है क्या? हम तहजीब के उस दायरे के अंदर सियासत कर रहे हैं, अपने लीडरों को उस तरह देख रहे हैं? कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा है हमारे सियासतदान, हमारे रहनुमा, हमारे हुक्मरान? कोई गलती तो नहीं हो रही? कोई इंतशार का कोई ऐसा लम्हा तो नहीं आ रहा कि फिर कोई तीसरी ताकत इस सारे सिनेरियो के अंदर उसको मजबूर होना पड़े कि ऐसा हालात हो गए कि नहीं होगा? मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं अगर नाकाम हो गई तो फिर गली कूचों के अंदर मामला होगा। तो हम जा किस तरफ रहें? ये होने क्या वाला है? एक एंगल ये। दूसरा मामला ये है कि सियासी जमातें, ख़ास तौर पर जो इत्तेहादी जमातें, वो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। हुकूमत की परफॉर्मेंस से भी खुश नहीं है, हुकूमत के साथ चलना भी चाहती हैं, हुकूमत के साथ नहीं भी चलना चाहती हैं। ये क्या मामला है? और हुकूमत में भी बहुत सारे अरकान हैं जो हुकूमत से नाराज़गी है। तो चारों तरफ कन्फ्यूजन है और आवाम बैठी सोच रही है हम महंगाई में, बेरोज़गारी में पिसे हुए हैं और पिसे जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है हमारे साथ? मेरे साथ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैनल है। पाकिस्तानी सियासतदान है डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने मुझे स्काइप पर ज्वाइन किया है। MNA आफ्ताब जहांगीर साहब, तहरीक इंसाफ के बड़े मुतहर्रिक MNA हैं, कराची से इनका ताल्लुक़ है। और बहुत ही ज़बरदस्त बोलने वाले कादिर मंदुखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, अभी MNA कराची से बने। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, सबसे पहले जो मैंने पहले बात की थी कि हम अपने सियासतदानों का जो ये रवैया देख रहे हैं, वो हुकूमत में, अपोजिशन में है, ये अदम एतमाद की तहरीक ठीक है, लेकिन ये जो वोकैबुलरी इस्तेमाल हो रही है, ये जो अंदाज़ गुफ्तगू हो रहा है, ये कहीं हम गलती पर तो नहीं है, कहीं हम फंस तो नहीं रहे, जमहूरियत कहीं फंसने तो नहीं जा रही? डॉक्टर साहब, एक सियासत के तालिब इल्म होने के बावजूद मुझे आज ये बात कहना पड़ रही है कि ये अदम एतमाद तहरीक कामयाब हो या नाकाम हो, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है महाज़ाराई जिस तरह की अपोजिशन और हुकूमत की जमातों के दरमियान, और ख़ास तौर पे फिर PTI के सरबराह वज़ीर आज़म इमरान खान जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लबो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर अपोजिशन की जानिब से भी तुर्की ब तुर्की जिस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं और जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है, मुझे तो ये लग रहा है कि ऐसा ना हो कि इस सारे क़ज़िये और नतीजे में अवाम कहीं सारी सियासी जमातों, पूरे सियासी जमहूरी अमल पर अपना अदम एतमाद का इजहार ना कर दें। उनका एतमाद बतदरीज मजरू हुआ है। पहले दो बड़ी जमातों के बारे में बड़ा ये जो है वो शोर होगा मचता था कि भाई ये करप्ट हैं, इन्होंने सियासत और जमहूरियत से सिर्फ अपने फायदे उठाए, जाती, गिरोही, सियासी फवाइद, मफादात। तो पर PTI को मौका मिला। अब अगर PTI की भी 3.5 साल की जो परफॉर्मेंस है मजमूई तौर पर, और हम जो सूरत हाल देख रहे हैं, मईशत, बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे हालात,
अब 1.5 साल अगर रह गया है और ये 1.5 साल पीटीआई को और वजीर आजम को मिलता भी है, तो आगे का रोड मैप क्या कोई उन्हें उम्मीद देता है? ये सारी सूरत हाल में फिर जब अपोजिशन ये इस तरह एक दूसरे के साथ पंजा आजमाई करें, महाजाराई करें, मैं समझता हूँ सिर्फ सियासी जमहूरी अमल नहीं, ये पूरे मुल्क को गैर मुस्तहकम कर देगा ये रवैया और इस तरह की जो जबान और लबो लहजा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेरे बड़े खदशात हैं, जबकि कहा जाता है कि कोई इतनी आसान नहीं है अब इंटरवेंशन, अल्लाह ना करे कोई इतनी आसानी से मार्शल लॉ नहीं लग सकता, और पूरी दुनिया में भी अब मार्शल लॉ की कबूलियत वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं जो शायद पहले थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं जो सियासी फ्रेटर्निटी और सियासी बरादरी है। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक लम्हे के लिए यहाँ रोक रहा हूँ। बहुत अहम मामला आपने कश्मीर तक का जिक्र कर दिया है। ये इंतशार, ये सियासी इंतशार दोनों जानिब से, हुकूमत और अपोजिशन के रहनुमाओं की जानिब से, तहरीक अदम एतमाद को तो आप रखें एक साइड पर, लेकिन जो इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है, अभी डॉक्टर फारूक सत्तार फरमा रहे थे। डॉक्टर साहब अपनी बात पूरी कीजिएगा प्लीज। ये नहीं कह रहा कि अल्लाह ना करे इसी के चांसेस हैं कि कोई मदाखलत हो जाए या इंटरवेंशन हो जाए, और मेरी दुआ भी है और ख्वाहिश भी है कि ऐसा अब नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मुसलसल हमारे सियासी जमातों, सियासी अकाबरीन के जो लबो लहजा और जो उनका रवैया है वो बहुत ज़्यादा गैर सियासी, खैर जमहूरी है। और सियासी और जमहूरी अमल में रहकर अगर हमारे रवैये इतने ज़्यादा आमराना हो जाए कि हम अपने आप को 100% सही और अपने मुखालिफ को 100% गलत समझे, कहीं कोई लचक ना हो, इस बात का कोई आप इम्कान ना रहने दे कि भाई किसी बात पे मैं भी गलत हो सकता हूँ और मुझे भी सोल सर्चिंग करनी चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए। हो सकता है किसी कोई गलती हो, कमी हो, बिल्कुल सही बात। अच्छा, लेकिन ये रवैया नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल भी हमारे साथ हैं, इनसे पूछ लेता हूँ। कादिर साहब, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ। आपने वो जो बात आपने छेड़ी है ना कि खतरा, वो जो इंतशार वाली बात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बर्दाश्त सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर रहा है मंदोखेल साहब, सबसे ज्यादा बर्दाश्त, कुर्बानी, स्ट्रगल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी के बाद ना सियासी बर्दाश्त। लेकिन वो भी खत्म होता दिखाई दे रहा है, रिएक्शन होता है, नजर आ रहा है, उससे एक पारा सोसाइटी में बढ़ रहा है। आखिर क्यों आप ये चीजें देख रहे हैं? क्यों हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टॉप रहनुमा भी और जो सीनियर के अलावा जूनियर वो भी इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं? पीटीआई तो कर ही रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? आपको ये बताएं मुझे कि जहाँ फरवरी से बिलावल पाकिस्तान के चौका के खत्म हो गया, इस ऐलान के साथ जमात की तहरीक पेश कर दी गई है। रास्ते में कोई बदतमीज भी है, कमरा भी एक शीशक का बड़ा पुराना माहौल में ये सारा कौमी मार्च पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख का ये पहला मार्च, और उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक पेश की जो एन आइन के आर्टिकल 95 के मुताबिक है वो हमने पेश की है। अब उसके बाद आप ये समझ लो कि पिछले 3-4 साल से जिस तरह ज़बान इस्तेमाल किए जाते थे, या पिछले 22 साल से जो इनकी जदोजहद बता रही है जो इस्तेमाल करते थे, अब जो 2 दिन में शोर आ रही है आपके पास से, पिछले 2 दिन से जो ज़बान प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा हुआ एक अकड़ पे शख्स इस तरह ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुझे बताओ कि हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? और ये हमें करप कहते थे, और पहली मरतबा बिलावल भुट्टो साहब की ज़बान खोला कि इनके वालिद इकराम उल्लाह नियाज़ी करप्शन के ऊपर निकाला गया। और फिर ये बात करें हमारी उर्दू की, तो ज़रा अपने बच्चों को भी देख ले कि उनको उर्दू तो दूर की बात है, उसके अपने वालिद मोहतरम जो अपने स्पीच में ऐसे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि बंदूक की निशस्त पे, आप कराची वाले हो, ये निशस्त क्या होता है? बंदूक की नोक होती है, बंदूक की निशाना होता है। इनकी अपनी उर्दू पे ये हाल है, वो मेरे चेयरमैन का उर्दू का मजाक उड़ा रहा है। और दूसरी तरफ अगर मैं इनकी बेटों की बात करूं, उर्दू की दूर की बात है, क्या उनको नमाज पढ़ने की भी जहाँ रहते हैं वहाँ इजाजत है कि नहीं है? बात हमारी उर्दू की कर रहे हैं। उसके बाद बात आई है
जब आप बात करें कि घर के खवातीन के ऊपर क्या आदि फरियाल को रात 12 बजे जेल के नीचे चला गया, क्या उनकी बहनों का हलीमा और सादिया बीबी का अकाउंट या करोड़ों रुपए निकल के और FBI से जुर्माना लगे, क्या मैं उसकी बात न करूं? मैं कौन सी इस शख्स की बात आपको दोहराऊं और कौन सा यूटर्न आपके सामने रखूं? तो आप मुझे बता दो कि डाकू कहते खुद इनकी परवरिश जो है ना वो करप्शन पे हुई है और सर्टिफाइड करप्ट इसका वालिद मोहतरम रहा है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री बता रहा है। तो आप जो बताए आदम बर्दाश्त की, तो हम कब तक करेंगे? हम जाले कब तक करेंगे? बात ये करें सादिक अमीन की, आपने अमेरिकन कोर्ट का फैसला पढ़ा है? आपको पता है अली ज़ैदी किसके कस्टोडियन है? मैं चैलेंज करता हूँ हर जगह पे, असेंबली के अंदर मैंने चैलेंज किया है। मेरा चैलेंज कबूल करे PTI वाले के सादिक अमीन है तो मैं अमेरिकन कोर्ट का वो फैसला जिसमें इनको सजा हुई है, किस बात की हुई है मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, अली ज़ैदी जिसका कस्टोडियन है, जिसके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, तो आप मुझे बताओ इन बातों पे मजबूर कौन कर रहा है? हमने कौन सी गलत बात की है? हमने एक जमहूरी जदोजहद करके हमने एक रैली निकाली, अदम एतमाद की तहरीक पेश की है, हमारी तरफ से कौन सी गलत, कौन सी गैर जमहूरी, कौन से गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल हुआ है जिसके ऊपर रिएक्शन ऐसा है? अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, ये पारा जो चढ़ा हुआ है, हम तो अभी अदम एतमाद की कामयाबी नाकामी तक बात कर ही नहीं पा रहे हैं। अभी तो हम ये कर रहे हैं कि हम हमारे सियासतदान जिस तरह की वोकैबुलरी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से जुमले एक दूसरे को कस रहे हैं और जिस तरह का वर्करों के अंदर गुस्सा और इश्तिहाल पैदा हो रहा है, कहीं कोई रास्ता और ही ना आ जाए। आपके ख्याल में PTI के अंदर ये गुफ्तगू होती है कि हमसे ये गलतियां होती हैं, हमारे लीडरान इस तरह की बातें करते हैं, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, हमें और सियासी रहनुमाओं की इज्जत एहतराम, हमें सियासी तौर पर गुफ्तगू करनी चाहिए, हमें वो गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए? क्या ऐसी कोई गुफ्तगू, ऐसी कोई एजेंडे पर गुफ्तगू PTI के अंदर होती है? एक दूसरे के खिलाफ समझाया जाता है कि ऐसे गुफ्तगू ना करें? अच्छा, बहुत शुक्रिया फैसल कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। फारूक भाई को और मंदू खेल को मेरा सलाम। देखिए बात ये है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि आपने मेरे से सवाल ये किया कि ये सिर्फ ये रवैया और ये सब कुछ सिर्फ PTI के अंदर है, बाकी जमातों के अंदर तो नहीं है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम कि मंदू खेल साहब ने अपने सियासी ज़िंदगी का कैरियर किस वक्त स्टार्ट किया। फारूक भाई तो बहुत जो ज़माने से APMSO के ज़माने से हैं, लेकिन मैंने 1977 की तारीख में अपना कैरियर का आगाज़ किया था, सियासी कैरियर का। और उस वक्त जो है आपको अंदाज़ा होगा कि एक जमात वर्सेस सारी जमातें थी जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, जैसे कि ये सब इकट्ठी हुई हुई है। उस वक्त भी यही जमातें इकट्ठी थी जिसको मौलाना मुफ्ती महमूद साहब वो लीड कर रहे थे, आजकल मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं एक जमात के ख़िलाफ़। तो उस वक्त जो गुफ्तगू होती थी वो भी मेरे कान गुजार, मुझे आज तक याद है थोड़ी थोड़ी। लेकिन फिर भी उस ज़माने में जो था, क्योंकि कराची शहर एक ऐसा शहर था कि जहाँ पर जो है कि गुफ्तगू शाइस्तगी के साथ हुआ करती थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अगर आप उठा के देख लें, अगर आपके पास फैसल भाई अगर है तो नहीं है तो मैं वो आपको क्लिप भेज देता हूँ जो पिछले कुछ ज़्यादा लंबे अरसे के नहीं है, कुछ सालों के, 1 साल के, 1.5 साल के, 2 साल के क्लिप्स हैं जो आजकल फेसबुक पे चल रहे हैं कि एक तरफ नवाज शरीफ के बयान चल रहा होता है, एक तरफ जरदारी का चल रहा होता है, एक तरफ इनका चल रहा होता है तो एक तरफ बिलावल का चल रहा होता है। तो वो ये गुफ्तगू जो अंदाज है, तो क्या ये लोग भी अपनी पार्टी के अंदर ये बातें करते हैं कि भाई खुदा के लिए आप भी अपने रवैयों में तब्दीली लाएं, आप भी ना पेट फाड़ें, आप भी ना रोडों पे घसीटें, है आप भी ना बताएं जो कुछ आपको आपके बारे में फेसबुकों पे चल रहा होता है। कोई हम तो नहीं कर रहे, ये फेसबुक पे बनाई हुई चीज़ें जो है मैं तो नहीं बना रहा, या फैसल भाई आप नहीं बना रहे, फारूक भाई नहीं बना रहे, मंदू खेल नहीं बना रहा, आखिर चल तो रही है ना, कोई कहीं ना कहीं हकीकत तो है ना। अच्छा देखिए, बात यह है कि मैं तो इस पॉजिटिव सोच का मालिक हूँ फैसल भाई कि हम ये समझते हैं कि सियासत को सियासी मैदान में लड़ना चाहिए, सियासत को सियासी तरीके से लड़ना चाहिए। लेकिन यकीनन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जनाब आप जब एक दूसरे पर इस तरह के अटैक्स कर रहे होते हैं तो उसका रिएक्शन ज़रूर आता है, लेकिन वो रिएक्शन जो है वो जलसे की तकरीर की हद तक तो रहना चाहिए, वो जलसे वो निचली सतह तक नहीं जाना चाहिए जिससे आपस में लोगों का, क्योंकि हम एक मोहल्ले में रहते हैं, एक इलाके में रहते हैं, एक हल्के में रहते हैं, अगर हमारे अंदर ये नफ़रतें पैदा हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये सर्वाइवल जो हम जमहूरी अमल को जिसे कहते हैं कि इसे मजबूत, बहुत अच्छी बात की, बेहतर करना है, उसको सिर्फ सियासी हद तक तो रखा जाए, लेकिन उसको लेकिन ये कि उसको नीचे मुंतकिल नहीं होना चाहिए।
हमें चाहिए कि हम अपने इलाके के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करें, हम अपने शहर के मसाइल पर गुफ्तगू करें। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आफ्ताब, एक न्यूज़ ब्रेक ले रहा हूँ। मतलब ये है कि ये जो पारा एकदम ऊपर जा रहा है, वो लीडरान हमारी जो खिताबात फरमाते हैं उसके बाद वो ट्रैवल करके नीचे वर्कर तक आ रहा है, सपोर्टर्स तक आ रहा है, और एक इंतशार की सी कैफियत है, नफरतों वाली कैफियत है। इससे निकल के प्योर सियासी जो मुकाबला है उस तरफ सियासतदान कैसे जाएंगे, इस ब्रेक के बाद हम बात करें। वेलकम बैक। तहरीके अदम एतमाद कामयाब होगी या नाकाम? इत्तेहादी किस तरफ हैं और वो कौन से अनासिर हैं जो हुकूमत के खिलाफ पैसे ले रहे हैं? इमरान खान अपनी तकरीर में कह रहे हैं पैसे ले लो, 10 करोड़ 20 करोड़ मिल रहे हैं, ले लो, गरीबों पर खर्च करो। अब जो इंतशार वाली कैफियत है वो अपनी जगह पर है, और लीडरान को चाहिए कि वो अपने कारकुनों को उनका टेम्परेचर डाउन करें, नीचे लेके आएँ, कहीं नफरतों को बढ़ा ना दें। लेकिन बहरहाल मुकाबला इस हफ्ते के अंदर ग्राउंड पे नज़र आएगा, पार्लियामेंट में नज़र आएगा, अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है, नाकाम होती है। डॉक्टर फारूक सत्तार, सर ये बताइए कि आपको क्या नज़र आता है, पाकिस्तान की तारीख क्या कहती है, और मौजूदा सूरत हाल में आप क्या आपके सामने क्या चीज़ें आ रही हैं? इमरान खान साहब मजबूत हैं या अपने इत्तेहादियों को अपने साथ रखा हुआ है, या वाकई अपोजिशन के पास उतने बंदे हैं कि 172 ला के इमरान खान साहब को हटा देंगे वज़ीर आज़मशिप से? मैं ये समझता हूँ कि देखिए, इस वक्त मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी तरक्की की जो कि बहुत संगीन नौयत की महाज़ाराई में तब्दील हो चुकी है। और आपने कहा कि जो सपोर्टर हैं, हामी हैं, कारकुनान हैं, उनमें अब ये हीट और ये गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ये मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता इन रवैयों का, ना मुल्क, ना कौम, ना माशरा। सही बात। तो पहले तो और वैसे ही हम अनगिनत मसाइल का शिकार है, कसीरुल जहती बहरान है मुल्क में। जरूरत तो यह है कि सब मिलकर एक कौमी एजेंडे पर बात करें। दूसरी बात, हुकूमत के ऊपर बड़ी और ज्यादा जिम्मेदारी आती है। सही कि बात। पहले दिन से मुझे वो रवैया नजर नहीं आया कि देखिए, आपको अपोजिशन पे आपको ये शक है, यकीन है कि वो करप्ट है, उनमें करप्शन की है पीपल्स पार्टी ने या पीएमएलएन ने, तो ये एक फैक्ट हो सकता है और आपका ये यकीन भी हो सकता है, लेकिन आपको साबित भी करना है। दूसरी बात, फिर जब अवाम ने भी उनको वोट दे दिए और वो अपने बलबूते पर, अपने वोट पर आकर बैठे हैं, तो उनके भी एमएनए हैं, आप उनके वजूद से कैसे इनकार कर सकते हैं? उनकी मौजूदगी से और एक ऑपोजिशन के किरदार से ऑपोजिशन को कैसे, ऑपोजिशन को इंगेज कब किया और कहाँ किया, 3.5 साल में मुझे कोई मौका नजर नहीं आता। और फिर देखें ना, अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की अंसारुल इस्लाम अगर चली भी गई थी पार्लियामान में, तो स्पीकर या कोई भी पुलिस के किसी एक्शन से पहले क्या मौलाना फजलुर रहमान को असद उमर साहब ने, शेख रशीद ने, या किसी ने फोन किया? मैं समझता हूँ कि एक दूसरे को एंगेज करके आप मामला को डिफ्यूज कर सकते हैं। फिर आपको आपस में बैठना तो होगा कि भाई अदम एतमाद की तहरीक का वोट किस तरह होगा, क्या होगा, अपनी अपनी इख्तरा देना कि भाई सही है डॉक्टर साहब। लेकिन आपके ख्याल में इस वक्त पलड़ा किसका भारी है, इमरान खान साहब का या जरदारी साहब का? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर पीटीआई खुद अपने अराकीन उनके कंट्रोल में नहीं है और वो उनके फोल्ड से बाहर चले गए, तो एमक्यूएम या पीएमएलक्यू उनके लिए इतना खतरा नहीं है जितना 10 वोट चाहिए ना। 162 तो है ऑपोजिशन के बाद, 172 चाहिए, और वो 10 अगर अलीम खान और जहांगीर तरीन फार्मूला या फिनोमिना अगर वो मौजूद है और वो पंजाब का इशू उस्मान बुजदार साहब को लेकर हल नहीं होता, तो मुझे लगता है कि फिर ये सारा मामला टिल्ट हो जाएगा ऑपोजिशन के हक में। तो पहले तो अपनी सफों पर नजर रखनी है। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को अपने सफों पे, इत्तेहादियों का मसला नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले अमीनुल हक साहब जो वफाकी, जी डॉक्टर साहब, जी जी जी, ये नहीं कहना कि घेराव करेंगे। देखिए, घेराव करने में मॉब को अगर किसी के घर भेज देंगे जी, तो फिर क्या वो मॉब वहां जाके सिर्फ उनको बुरा भला कहेगा या आड़े हाथों लेगा और ना करे? उसके नतीजे यही खतरे की घंटी यही वाली है, खतरे की घंटी यही वाली है कि हमारे जो रहनुमा हमारी पार्टीज वो एक ऐसा एनवायरनमेंट अपनी तकरीरों के अंदर क्रिएट कर रहे हैं जो वो तकरीर करके चले जाते हैं, एनवायरनमेंट नीचे चल रहा है। अमीनुल हक साहब ने थोड़ी देर पहले कराची में एक सेमिनार था आईटी का, उससे खिताब मीडिया से जो गुफ्तगू की, उसमें एमक्यूएम की स्ट्रैटेजी किया है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं वाकई वजीर आईटी अमीनुल हक साहब।
देखिए, MQM पाकिस्तान एक सियासी जमात है जो जमहूरी असूलों पर यकीन रखते हुए अपनी सियासी जद्दोजहद कर रही है। MQM पाकिस्तान के साथ तमाम सियासी पार्टियां मुलाकात कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि हम खुद भी इस्लामाबाद के काफ लीग के तमाम बड़ों से मुलाकात हुई है। उसके बाद फिर हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी टॉप आला क़यादत के साथ मुलाकात हुई। मैं समझता हूँ कि यस, जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक MQM की राब्ता कमेटी सुप्रीम बॉडी है, वो जो भी फैसला करेगी वो हतमी और आखिरी होगा। कादिर खान मंदोखेल साहब, ये जो गुफ्तगू आपने सुनी, MQM और पीपल्स पार्टी करीब आ रही है। ज़रदारी साहब जब भी बैठते हैं तो फिर जाहिर है वो नताइज बड़े पॉजिटिव नजर आते हैं, जिसके साथ भी बैठते हैं नतीजा खेज होते हैं। ज़रदारी साहब की ये खूबी है, काबिलियत है, जिसके साथ बैठते हैं मसला आइडेंटिफाई होते हैं और सोल्यूशन के साथ मीटिंग ख़त्म होती है। ये बहुत अरसे के बाद MQM और पीपल्स पार्टी करीब आते दिखाई दे रहे हैं। अब क्या है पीपल्स पार्टी में अंदर इन्वायरमेंट MQM के करीब आने का? मंदोखेल साहब की आवाज़ नहीं आ रही है। मैं टीम से कहूँगा कि ज़रा उनकी दोबारा उन्हें कनेक्ट करें, आवाज़ प्रॉपर तौर पर नहीं आ रही है। अच्छा आफ्ताब जहांगीर साहब, जब तक मंदोखेल साहब की आवाज़ प्रॉपर आती है, ये बताइए कि ये जो बार बार बात आ रही है कि भाई इत्तेहादियों को तो छोड़ें, असल मसला तो वो है जो MNAs हैं PTI के, वही इमरान खान साहब के साथ नहीं है। अब खान साहब सारे MNAs के साथ 1-on-1 बैठ रहे हैं। ऐसी क्या नाराज़गी आप MNAs के अंदर है, या खफा हैं, या वो एतमाद नहीं है, या ऐसी कोई बात ही नहीं है? क्या है मामला? अच्छा फैसल, देखिए पहली बात तो ये कि मैं अभी तक ये समझने से कासिर हूँ। मैं आपको अपनी बात करता हूँ। हाँ सर। कि मुझे बहुत सारी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं ये कहता हूँ कि जी कराची के शहर के, कराची के हवाले से, क्योंकि मुझे मुंतखब किया कराची ने, मैं कराची से बहुत बड़ा मैंडेट लेकर आया हूँ। मुझे ये एतराज़ है कि जी कराची के अंदर नौजवानों के साथ नौकरी के हवाले के से ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसको दूर किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि कराची के अंदर तरक्याती काम जिस अंदाज से होने चाहिए उस अंदाज से नहीं हो रहे। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे मसाइल हैं। मैं ये समझता हूँ कि 18वीं तरमीम को रिविज़िट करना चाहिए। मैं अपनी पार्टी से कह रहा हूँ कि बार बार कह रहा हूँ, अक्सरियत में हम बहुत सारे ऑर्डिनेंस ले आते हैं, बिल पास करवाते हैं, तो हम 18वीं तरमीम के अंदर भी रिविज़िट करके जो अच्छी चीज़ें उसको रहने दें और जिसमें बेहतरी की ज़रूरत है उसके अंदर तब्दीली लाएँ। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि ये इख्तियार मुझे मेरी पार्टी ने दिया है। हर सियासी आदमी को एक पास से इख्तियार होता है, क्योंकि वो मैंडेट लेकर आता है आवाम का, तो उसको आवाम की बेहतरी के लिए बातचीत करनी चाहिए, अपनी पार्टी के अंदर भी और पार्टी से बाहर भी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी पार्टी से इनहराफ करूँ। ये नहीं, मैं पार्टी के अंदर रहते हुए अपनी आवाज़ तो बुलंद कर सकता हूँ, लेकिन पार्टी से इनहराफ करूँ ये नहीं हो सकता। क्यों? मैं ब्लैकमेल नहीं करूंगा अपनी पार्टी को कभी भी। ये मेरा एक असूली मौक़िफ़ है, मैं बातचीत करूंगा। ऐसी अगर हमारे किसी दोस्तों को कोई शिकायत है वो करते भी रहें, जिसकी बुनियाद पर ये लगता है। देखिए जैसे कोई खड़ा होकर पार्लियामेंट के अंदर कोई बात करता है या कोई और किसी फोरम पे बात करता है, किसी और जगह बात करता है, ये उसका हक है। जैसे मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ कि मुझे भी तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता। लेकिन वोट सबने जो है वो इमरान खान को ही देना है। अगर कोई है तो उसको खुल के सामने आना चाहिए, उसको बिल्कुल। देखिए और इमरान खान की वजह से, देखिए मैं आपको हकीकत बताऊं फैसल भाई, अगर हम कहें मेरी क्या हैसियत है, मैं एक आदमी, मुझे पार्टी ने टिकट दिया, इमरान खान ने टिकट दिया, पार्टी का निशान था, मुझे पार्टी की वजह से इज्जत मिली, मुझे पार्टी की वजह से। अगर मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर इतनी ताकत मौजूद है कि मैं खुद अपने बुनियाद पर कर सकता हूँ, तो मुझे रिज़ाइन करना चाहिए। मुझे खुल कर कहना चाहिए कि जी देखिए मैं ये रिज़ाइन कर रहा हूँ, है, क्योंकि मैं आपके साथ नहीं चल सकता। लेकिन ये कि जैसे कि पता है कि आपको भी पता है कि इस मुल्क के अंदर माजी के अंदर भी होता रहा है और रिसेंट ईयर्स के अंदर भी होता रहा है कि जिस तरह पैसों की लेन देन चलती है, एक दूसरे को वो ऑफरें की जाती हैं, उस चीज़ से निकलने के लिए कि भाई मैंने आपसे इख्तिलाफ किया है, मैं आप पार्टी से टिकट से रिज़ाइन कर रहा हूँ और जाने के बाद जो है मैं इलेक्शन में चला जाऊँगा दोबारा, मैं फिर मुंतखब होकर आऊँगा, है। लेकिन क्या है कि फिर आने के बाद मेरा इख्तियार है कि मैं पीपल्स पार्टी, PTI, नून लीग, MQM किसी के साथ भी चलूँ। लेकिन अगर मैं रहूं तो बुनियाद PTI की। चले आपके पॉइंट वो आ गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गद्दारी करूं तो फिर उसको जाफर और मीर सादिक। आपने बिल्कुल सही बात फरमाई आफ्ताब जहांगीर साहब, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्लियामेंट में भी खड़े होके PTI के वजीरों के खिलाफ बात करते हैं, PTI के MNA हैं, वो आपकी तरह जो आप नुक्ता एतराज कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं फैसल भाई मैं जी
नहीं, मैं करता हूँ, मैं भी करता हूँ और भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ करना चाहिए, यही तो जमहूरियत है हुसन का। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं जो है वो वाला काम ना करूं जो मीर जाफर और मीर सादिक वाला काम ना, मुझे चाहिए कि वक्त से पहले। चलें, आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। तो आप समझते हैं कि कोई एमएनए भी बिका नहीं है, बिकेगा नहीं, और सारे एमएनए जो हैं वो इंटैक्ट हैं। चलें मंदो खेल साहब, 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जो मैं आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैं दोबारा सवाल दोहरा देता हूं, शायद आपको आवाज न गई हो। पॉइंट ये है कि जरदारी साहब जब किसी मामले में आते हैं उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के साथ नतीजा खेज मीटिंग खत्म होती है। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी एक बार फिर करीब आए, बहुत सारी मामलात मैं दोहराता नहीं हूं लेकिन वो छप चुके हैं, मीडिया पे आ चुके हैं। अच्छा, अगर एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ आती है, नहीं आती है, दोनों सूरतों में एक जो गैप था, जो डेडलॉक था, वो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का टूट गया है। आपके ख्याल में क्या और पॉसिबिलिटीज होंगी एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध के हवाले से? क्या गुफ्तगू हुई है जरदारी साहब की आपकी लीडरशिप के साथ? देखिए, उस गुफ्तगू में तो मैं नहीं था, मैं आपको नहीं बता सकता क्या गुफ्तगू हुई है, लेकिन इतना जरूर भी है कि एमक्यूएम के लोगों ने जमीयत से मौलाना फजल रहमान साहब से, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की है और उन दोनों ने उनको पीपल्स पार्टी की तरफ भेजा है कि आपके जो मसाइल है उनका हल पीपल्स पार्टी के पास है, लेकिन हमारी सूबाई हुकूमत है। और एमक्यूएम वालों ने भी ये चीज रियलाइज की है, जो 3.5-4 साल उन्होंने पीटीआई के साथ हुकूमत की है। और सबसे पहले तो उसको पॉइंट आउट करा था, जो कि एमक्यूएम शायद किसी मजबूरी की वजह से वो ना नहीं कर सकते थे, कि जो एमक्यूएम का मैंडेट था वो मैंडेट उठा के पीटीआई को दे दिया है। कभी कोई सोच ही नहीं सकता था अली ज़ैदी जो यूसी का इलेक्शन नहीं जीत सकता था वो कौमी असम्बली का और वफाकी वजीर बने। इस तरह फैसल वाडा, बहुत सारे इसके नाम में ले सकता हूँ। और फिर आमिर लियाकत की, जब आपकी किसी दोस्त ने मुझे बताया आपकी बोल न्यूज का कि मेरी जब उनके साथ बात हुई 5 बजे तो उसने बोला भाई मैं तो हार रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, और बाद में पता चला आमिर लियाकत जीत के। ये आपकी एंकर का एक ने मुझे बताया। तो सवाल ये है कि जब वो एंकर किया कि उनसे मैंडेट भी चुराया गया और इनके 3.5-4 साल से कोई काम भी नहीं हुआ, और ज्यादातर काम तो सूबाई हुकूमत से रिलेटेड है। तो और फिर उसके बाद अभी से साल हो या 6 महीने बाद जब जनरल इलेक्शन आएगा तो एमक्यूएम वाले कि अपने हल्कों में ये नहीं बता सकेंगे कि भाई वो हमारी मजबूरी थी, तो आवामी की है, कराची की बाशऊर है, वो बोलेंगे अगर आप नहीं थे तो आप क्यों चिपके रहते थे, आप क्यों इक़्तिदार के साथ चिपके रहते थे। तो यकीनन एमक्यूएम ने इस चीज को देख के और पीपल्स पार्टी के साथ रब्ता किए। और मैं समझ रहा हूँ कि जरदारी साहब जिसको जबान देता है तो जबान पूरा करके भी देता है। इसी वजह से तो पूरा पाकिस्तान कहता है एक जरदारी सफर बारी। और इससे पहले जो हमारे मोहतरम में बीच में बात नहीं सुनी, जो आफ्ताब जहांगीर साहब ने जो बात की है, मैं इनकी बातों को यकीनन मैं दिल से कोई खुशामदी वाली बात नहीं करूँ, अप्रिशिएट करूँ। उसने बड़ी जबरदस्त एक चुकी है, यकीनन इनकी भी मजबूरी होती है वो सारी चीजें की उनकी। तो ये तो इक़्तिदार है, अदम एतमाद का तहरीक पास हो जाएगा या फेल हो जाएगा तो उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहेगा, मगर टेम्परेचर इस लेवल तक नहीं आना चाहिए। यकीनन जो आपने बात की है, जो बड़ी बात करेंगे तो वो नीचे लेवल तक वो शिफ्ट हो जाते हैं। यकीनन फिर हमारी भी जज्बात है, हमसे नीचे जो जाले है उनकी भी जज्बात है, बल्कि हमें तो सुनाते हैं जाली की अभी आपने फलाने की बात की, आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया है। हम लोगों से बकायदा यकीनन आफ्ताब जहांगीर साहब से पूछते होंगे तो ये टेम्परेचर जो नीचे लेवल तक जो ना वो शिफ्ट हो जाता है और फिर उसका चले प्रोग्राम का आखिरी चंद मिनट बाकी हैं। डॉक्टर फारूक साहब ये बताइए कि बात बार बार आती है कि इस्टेब्लिशमेंट है उसके बगैर चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं, न्यूट्रल है, बहुत सारी बातें होती हैं। कल इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर कोर्ट किया और कोर्ट करने के बाद कहा कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा है कि आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को डीजल ना कहें। उससे ऐसा लगता है जैसे कुर्बत है। आपके ख्याल में ये इस वक्त का जो सिनेरियो के अंदर हुकूमत का अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना फौज के साथ, फौज कहती है हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, DGSPR ने बहुत क्लियरिटी से कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये तासुर जो क्रिएट होता है ये क्रिएट हो गया है, इसका कितना अमल दखल होगा तहरीक अदम एतमाद के नताइज या उस प्रोसेस के ऊपर? देखिए, मैं अगर बहुत साफ और खुली बात करूं जी, तो अगर ये बात बिल्कुल सही और सच है कि अंपायर इस वक्त वाकई में न्यूट्रल है, हाँ। और वो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल
को देखकर जो पॉलिसी साजी में उन्हें लगता है कि पीटीआई की हुकूमत जो कर रही है वो सही है और ऑपोजिशन उन पॉलिसियों पर जो तनकीद कर रही है वो सही है और वो किसी को कोई राय नहीं दे रहे हैं जी। तो ये न्यूट्रलिटी हो गई, गैर जानिबदार होना हो गया ना। ठीक है। बाकी इससे ज्यादा तो क्या रोल हो सकता है ये तो मैं भी नहीं कह सकता। ठीक है। तो अगर इसका किसी को फायदा पहुंचना है या नुकसान पहुंचना है तो फिर उसूलन वजीर आजम को बाजवा साहब का नाम लेना नहीं चाहिए था जलसे में और ये बात करनी नहीं चाहिए थी कि उन्होंने मुझे ऐसे कहा। और अगर उन्होंने ये मशवरा दिया था दोस्ताना और अच्छा मशवरा तो फिर फजलुर रहमान साहब को डीजल कहना नहीं चाहिए था। तो अगर उन्होंने अपने जो अच्छे मरासिम रहे फौज के साथ जिसके वो दावेदार रहे, फवाद चौधरी कहते रहे, शेख रशीद कहते रहे, इमरान खान खुद कहते रहे, तो फिर उनको पब्लिक में ला के मेलाइन, मेरे ख्याल में मेलाइन नहीं करना चाहिए था कि अगर कहा था कि भाई डीजल ना कहे तो नहीं कहना चाहिए था। तो फिर डीजल क्यों का? तो मेरे ख्याल में एक तो नाम नहीं लेना चाहिए था और लिया तो फिर डीजल नहीं कहना चाहिए था। तो थोड़ी सी ये अखलाकियात भी होती है कि इदारों और इदारों के दरमियान जो राब्ते होते हैं उनको पब्लिक में नहीं लाया जाता, मेरा ये ख्याल है। लेकिन अब इसका फायदा किसको होगा, इसका नुकसान किसको होगा, एमक्यूएम और पीएमएलक्यू के लिए जरा मुश्किल है फैसला करना। वो जब ये यकीन हो जाएगा कि पीटीआई के अपने लोग काबू में नहीं है, मुझे लगता है वो फिर फैसला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल खान मंदुखेल साहब। इस हफ्ते यानी कि जो अब शुरू होगा हफ्ता पीर मंगल बुध जुमरात में से तहरीक अदम एतमाद का प्रोसेस शुरू होगा, लेकिन ये जो इस वक्त टेम्पो बन रहा है टॉप लीडरशिप के बयानात से उसका नीचे रिफ्लेक्शन आ रहा है, नफरत तक इश्तियाल अंगेज़ी तक मामला जा रहा है। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है हमारे लीडरशिप को। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।